ये प्रस्तुति है twelftenglish.com की। मैं हूं मलेंद्र। कहानी चल रही है पिंच ऑफ स्नफ। ये तीसरा पार्ट है हमारा और इस कहानी को 33वें पैराग्राफ तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दो पार्ट के वीडियोस बने हुए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने पैराग्राफ 8 तक इस कहानी को समझा है और दूसरे पार्ट में पैराग्राफ 18 तक। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाइए, पहले देख लीजिए, उसके बाद इस कहानी को आगे यहाँ पर समझना शुरू कीजिएगा। और देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो चलिए बिना डिले किए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं आगे। नानू काका गाड़ी के साथ चल चुके थे और घर पहुंचने वाले थे। आगे है कि मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस wreathed in smiles. She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर वेटिंग। वेट करने का अर्थ होता है इंतजार करना। डोर स्टेप दरवाजा, जिसे आप चौखट भी कह सकते हैं। रेत बिल्कुल डूब जाना, किस चीज से? स्माइल्स मुस्कुराहट। स्क्विल्स ऑफ डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है खुशी और स्क्विल्स मतलब होता है बहुत सारा, एक भंडार, एक बहुत ज्यादा मात्रा में। किस पर? किटन यानी बिल्ली का बच्चा। लॉट ऑफ फस यानी कि बहुत सारा चीज, कहना सुनाना और बस थोड़ा बहुत उस पर ये दिखाना, डांटना डपटना, थोड़ा इस तरह से लॉट ऑफ फस होता है। कहने की कोशिश क्या हो रही है यहाँ पर? नरेटर कहते हैं कि जब हम लोग घर पहुंचे तो माँ जो थी वो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल मुस्कुराहट से भर गया, और भरे भी क्यों नहीं, उसका भाई आया हुआ था और इसके साथ साथ बिल्ली के बच्चों को देखकर वो और भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। इसके बाद उन्होंने नानू काका की थोड़ी खिंचाई की, हाँ जो करते हैं माँ बहनें वगैरह या पत्नी वगैरह की, हाँ आप इतने दुबले हो गए हो, ऐसे दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो, ये सारा कुछ हुआ वहां पर। यहाँ से भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं, जैसे डैश वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, कौन इंतजार कर रहा था दरवाजे पर? तो यहाँ आपको लिखना होगा मदर। डैश मेड अ लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, किसने बहुत सारा ये किया नानू काका के ऊपर, थोड़ी बहुत बातें बतंगड़ की, बातें की इधर उधर की, तो मदर ने की। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम so that I had to put a charpai for myself in the back veranda. Important words, पहला चीज फाउंड, मैंने पाया। फाइंड मीन्स पाना, फाउंड उसका वेटू है। इंस्टॉल यानी कि उसे उस कमरे में स्थापित करना। चारपाई, चारपाई खाट को बोलते हैं, जिसको खटिया चारपाई कुछ भी कह सकते हैं। वरंडा कहते हैं बरामदे को। कहानी क्या हुई कि अब इन्हें यह भी पता चला घर पहुंच करके कि उसकी माँ ने क्या किया था कि उन्हें उसके कमरे में डाल दिया था, नानू काका को उनके बेडरूम में दे दिया था रहने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इससे अपनी चारपाई जो थी वो पीछे बरामदे में लगानी पड़ी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नैरेटर हैड टू पुट चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द, कहां पर लगाना पड़ा था? तो इन द बैक वरंडा, पीछे के बरामदे में। एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस and in the afternoon I drove नानू काका to the north block. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले देखते हैं। इंसिस्टेंस, इंसिस्ट करने का अर्थ होता है आग्रह करना, जिद करना, ज्यादा बोलना। लीव, लीव मतलब निकलना। आफ्टरनून यानी दोपहर, और टू द नॉर्थ ब्लॉक यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दिल्ली में एक जगह है जिसको कि नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है। जैसे कि आप इंडिया गेट जब जाएंगे तो इंडिया गेट के जस्ट सामने इधर आपका राष्ट्रपति भवन है, और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक नॉर्थ ब्लॉक है, एक साउथ ब्लॉक है। ओके, तो नॉर्थ ब्लॉक में मंत्री बैठते हैं और साउथ ब्लॉक में भी मंत्री बैठते हैं। तो वो इसी का जिक्र कर रहे थे कि वो जो थे उनको लेकर के वो नॉर्थ ब्लॉक गए हुए थे। ओके, पूरे का लाइन का मतलब क्या हुआ कि माँ के कहने पर, माँ के आग्रह पर मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, और दोपहर के वक्त मैंने क्या किया, नानू काका को लेकर मैं उन्हें नॉर्थ ब्लॉक लेकर चला गया। यहां से भी एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है कि एट मदर्स इंसिस्टेंस नैरेटर हैड टेकन डैश डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, कितने दिन की छुट्टी ली थी उन्होंने? तो 2 दिन की छुट्टी ली थी, अभी जस्ट हमने देखा है। इसके आगे कहा जाता है कि ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर and I waited in the car park. It was 2 hours
बिफोर ही रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स में सबसे पहला सी। सी का हम कई बार देख चुके हैं इस पूरे चैप्टर में कि सी का अर्थ होता है मिलना। वेट करने का अर्थ होता है इंतजार करना। पार्क करने का मतलब होता है पार्किंग में जब कार को खड़ा करते हैं, कहीं पर खड़ा करना गाड़ी को। रिटर्न मतलब वापस होना। मम्बल का अर्थ होता है बड़बड़ाना। और स्वेयर वर्ड्स का होता है अपशब्द कहना, जो गाली गलौज जो करते हैं उसको कहते हैं स्वेयर वर्ड्स। कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो अंदर गए मंत्री से मिलने के लिए जब ये लोग नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे तो। और इसने क्या किया, नरेटर ने वो कार के पार्क में ही इंतजार किया। लगभग 2 घंटे के बाद नानू काका लौटे, और वो भी क्या, तो एकदम रंगीन मराठी गालियां बकते हुए, बड़बड़ाते हुए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल सकता है ऑब्जेक्टिव, इट वॉज डैश आवर्स बिफोर ही रिटर्न्ड मम्बलिंग कलरफुल डैश स्वेयर वर्ड्स। सबसे पहले तो कितने घंटे बाद लौटे थे, तो 2 घंटे के बाद। और कलरफुल कौन सी गालियां देते हुए आ रहे थे वो, तो मराठी स्वेयर वर्ड्स। तो एक में आपका 2 आवर्स आएगा और दूसरे में मराठी स्वेयर वर्ड्स। I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word. He cooled down in a little while, though, and said. यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे सबसे पहला शब्द है हमारा डेयर। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना। जैसे कई बार आपने सुना होगा डायलॉग्स वगैरह में भी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये वही डेयर है। फिर हैपन, हैपन का होता है होना। ड्रोव, ड्राइव का ये V2 है, कार चलाना। उसके बाद कूल डाउन, ठंडा होना। वाइल, जबकि। 2 का अर्थ होता है हालांकि। अब यहां तक में क्या कहा गया है कि जब वो उधर से गालियां बकते हुए आ रहे थे, बड़बड़ाते हुए, तो इसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि क्या हुआ था, और ये चुपचाप बिना कुछ कोई शब्द कहे गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद नानू काका ठंडे हुए, कुछ ही देर में हालांकि। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो उसके लिए ये कहते हैं कि 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं पहले। ट्रांसफर का होता है एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करना, बदलना जगह एक जगह से दूसरी जगह तक। अनदर मतलब दूसरा। ट्रैम्पिंग यानी टहलते हुए, दौड़ते हुए। थ्रू मतलब से होकर। कॉरिडोर्स यानी गलियारे। सक्सीडेड यानी सफल होना। डेप्यूटी सेक्रेटरी यानी उप सचिव। अपॉइंटमेंट यानी मिलने का समय। और नाउ मतलब अभी। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि 2 घंटे, नानू काका क्या बोलना शुरू किया उन्होंने ठंडा होने के बाद, कि 2 घंटे मैंने बिताया यहां से वहां तक, एक चपरासी से दूसरी चपरासी तक दौड़ते हुए, इस कॉरिडोर तक दौड़ते हुए। और लास्ट में क्या हुआ, सफलता भी मिली, तो एक उप सचिव से बात होने में। और अपॉइंटमेंट कब का मिला, तो 3 दिन के बाद। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इन द एंड नानू काका सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव हिम एन अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मेनी डेज लेटर, कितने दिनों के बाद का उसको अपॉइंटमेंट मिला था, तो 3 days लेटर। आगे नानू काका कहते हैं शेमफुल, शेमफुल, एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न्ड टू हिज मदर टंग। चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। शेमफुल का अर्थ होता है शर्मनाक। अनदर यानी दूसरा। सीरीज मतलब श्रृंखला। एक्सप्लेटिव्स गालियां। लिंग्विस्टिक यानी भाषा से रिलेटेड। इमरजेंसी यानी आपात स्थिति, बिल्कुल आपातकाल। मदर टंग यानी कि मातृ जुबान जो होती है, मातृभाषा जो है। कहने का मतलब क्या हुआ, आगे वो कहते हैं शेमफुल, शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक। और इसके बाद वो फिर से मराठी गालियां देने लगे उनको। आगे नरेटर कहता है क्या कि लिंग्विस्टिक इमरजेंसी जब भी आती थी, भाषाई आपातकाल, भाषाई आपातकाल का क्या मतलब हुआ कि जब आपके पास कोई सटीक शब्द नहीं मिल रहा उस समय बोलने का, तो आप क्या करते हैं, अपने बेसिक लैंग्वेज पे आ जाते हैं। जैसे कई लोग, अब कोई आपातकाल वाली सिचुएशन आएगी, जैसे कि गुस्से में है, उस समय कॉन्शियस नहीं है, या कहीं पर भी झगड़ रहे हैं, उस वक्त वो अक्सर गालियां देने लग जाते हैं अपने बेसिक लैंग्वेज में। और यही सिचुएशन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहलाता है। और ये कहते हैं यहाँ पर कि माय अंकल यानी मेरे मामा जी जो थे, वो अक्सर
अपनी मातृभाषा की तरफ मुड़ जाते थे, अपनी जो बेसिक उनकी जुबान थी उसी पर चले जाते थे झगड़ा करने के लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके आगे क्या होता है? इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए पहले उनको देखते हैं। गार्निश का अर्थ होता है बिल्कुल चमचमाती हुई, फ्लैश पास्ट मतलब कि बहुत तेजी से गुजरी, ब्लेयर मतलब होता है बजाते हुए, हॉर्न, हॉर्न यानी कि जो गाड़ी का हम लोग हॉर्न रखते हैं उसी को हॉर्न कहा गया है यहाँ पर, बाजा, अनइंटरप्टेड बिना रुके हुए, ब्लास्ट यानी कि बहुत ही तेज आवाज में, मैन एट द व्हील ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया यानी कि जो गाड़ी चला रहा था आदमी उसको कहा जा रहा है, वेव मतलब होता है लहराना, और हैंड इट मी। चलिए अब इस पूरे लाइन का मीनिंग समझते हैं कि जैसे वो लोग आगे बढ़े, एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, एक चमचमाती हुई येलो रंग की स्पोर्ट्स कार जो है उनसे आगे निकली और बहुत ही तेज आवाज में हॉर्न को बजाते हुए, और जो जवान आदमी जो कि गाड़ी को चला रहा था उसने मेरी तरफ देखते हुए हाथ को लहराया, यानी कि जो कहानी सुना रहे हैं उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने हाथ को लहराया था। यहां से पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है कि डैश स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट। कौन सी स्पोर्ट्स कार थी? एक गार्निश येलो, ठीक है, गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, तो वहां पर यही आपको फिल करना है। जब ये सब कुछ हुआ तो व्हाट अ रूड मैन, हु वाज दैट? नानू काका आस्क्ड। चैप कॉल्ड रतिराम, वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। आई सी। रूड का अर्थ होता है बिल्कुल भद्दा टाइप का, अभद्र। चैप लड़के को कहा जाता है, मिनिस्ट्री मंत्रालय, माइन यानी मेरा। जैसे ही उसने उतनी तेज आवाज में हॉर्न बजाते हुए गाड़ी को आगे निकाला तो नानू काका कहते हैं कि कितना अजीब आदमी है, भद्र आदमी है, अभद्र आदमी है, ये बदतमीज आदमी है। कौन था ये? तो ये आवाज जवाब देते हैं क्या कि वो लड़के का नाम रतिराम है, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। तो ये कहते हैं कि हाँ समझ तो आ ही रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन निकल सकता है सबसे पहले कि नेम ऑफ द मैन ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ द कार वाज, क्या नाम था उसका? अभी जस्ट देखा हमने कि नेम ऑफ चैप कॉल्ड रतिराम, रतिराम नाम था उसका। कहानी यहां से आगे बढ़ती है। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। आई सेड जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन। यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले टॉक, टॉक का अर्थ होता है बात, ट्रेड यानी व्यापार, कमिश्नर का हिंदी होता है आयुक्त, एम्बेसडर होता है राजदूत, कन्वर्सेशन बातचीत को कहा जाता है। तो आगे ये कहता है कि कुछ बात चल रही थी इसके ट्रेड कमिश्नर के तौर पर यानी कि व्यापार आयुक्त के तौर पर जाने की, किसके साथ? तो हजरत बरकत अली के साथ। आप जानते हैं वो जो राजदूत था, राजदूत के साथ ये जाने वाला था ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, इसकी बातें चल रही थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये सब कुछ अब बातें खत्म हो गई हैं। मैंने कहा बस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत। यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि रतिराम वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू, किसके पास जा रहा था, किसके साथ जाने वाला था? तो हजरत बरकत अली के साथ। और हजरत बरकत अली कौन थे? ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वाज एन एम्बेसडर, राजदूत थे वो। तो आगे नानू काका कहते हैं कि व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं कि सेंट, सेंट मतलब होता है भेजा जाना, फॉरेन यानी विदेशी, असाइनमेंट्स यानी काम। तो नानू काका पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं भेजे जाते हो, तुम क्यों नहीं चले जाते हो इसी तरह के किसी विदेशी काम पर, फॉरेन असाइनमेंट्स पर? तो यहाँ पर जो नैरेटर है वो कहता है टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट is in the same category as getting an interview with a minister. Uncle, I said somewhat unkindly. It takes pull. Ratiram is the son of Sohan Lal Ratiram. You know, the party boss in Delhi. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कैटेगरी यानी श्रेणी होता है, और समवॉट किस कुछ हद तक, अनकाइंडली यानी बिना दयालुता के, पुल, पुल का अर्थ होता है पहुंच यहाँ पर। अब इसका मीनिंग क्या निकला? टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट, अगर किसी विदेशी परियोजना पर जाने की बात होती है तो ये उसी कैटेगरी में आता है मामा जी
जैसे कि इंटरव्यू लेना किसी मंत्री का, किसी भी मंत्री से मिलने की बात करना। इसने कहा कुछ कुछ हद तक बिल्कुल सख्त होते हुए, इसमें पहुंच लगती है। रतिराम जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। आप जानते हैं वो पार्टी बॉस है दिल्ली में, यानी एक पार्टी का हेड है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रतिराम जो था वो कौन था? वो सन था, बेटा था किसका? सोहनलाल रतिराम का। और सोहनलाल रतिराम कौन था? तो पार्टी बॉस था दिल्ली में। सेटअप विद अ जर्क, व्हाट वाज दैट? व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम's son. How extraordinary. Well, well. He leaned back in his seat and stared at me for a long time. यहाँ एक शब्द आया हुआ है जर्क। जर्क का अर्थ होता है झटका देना, बिल्कुल झटके से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल असाधारण। लीन्ड, लीन का अर्थ होता है झुकना, बैक मतलब पीछे, और स्टेयर्ड, स्टेयर का अर्थ होता है घूरना। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकलता है कि नानू काका सेटअप विद अ जर्क, जैसे उन्होंने सुना कि पार्टी बॉस है वो वहां का, तो वो एकदम बिल्कुल झटके से उठ गए। क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम का बेटा था वो। वाह, अद्भुत, शानदार, बहुत बढ़िया। इसके बाद वो क्या हुआ, अपने सीट पर पीछे टिक करके बैठ गए और मुझे घूरने लगे बहुत देर तक। नाउ लेट मी सी, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? गुड. And can you tie a turban? No? Well, I will have to put it on you. Although I am no expert. इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर सी आया हुआ है, यहाँ पर इसका मीनिंग है देखना। चलो ठीक है, मुझे देखने दो क्या हो सकता है। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास एक क्लोज कॉलर बंद गले का जोधपुर कोट है ना? अच्छी बात है। और तुम एक पगड़ी बांध सकते हो? नहीं? ओके, कोई बात नहीं, मुझे ही तुम पर बांधना होगा। हालांकि मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, यानी मैं उसमें कोई बहुत निपुण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी कोशिश करूंगा। इसके आगे नानू काका कहते हैं कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, लेट्स गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पहला बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है काम, और चेंज का मतलब होता है बदलना। तो मीनिंग ये निकला क्या कि ये जो टाई और कॉलर वाला आजकल का बिजनेस बन चुका है वो कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। हमने शुरुआत में ही देखा था कि नानू काका जो है वो ओल्ड फैशन पर्सन है, इसीलिए वो पगड़ी वगैरह को, कोट वगैरह को, ये सब को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं ठीक है घर चलो, और एक बार जब घर चले जाते हैं तो घर जाने के बाद तुम चेंज कर लेना, कपड़े बदल लेना, और उसके बाद हम लोग उससे मिलने चलेंगे। सी होम? वाई? लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स। डू यू नो हिम एट ऑल? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ होम। होम का अर्थ होता है किसे, किससे मिलने। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग मिलने चलेंगे, तो किससे मिलने चलेंगे? तो यहाँ पर एक शब्द आया ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो क्यों? बिल्कुल सोहनलाल से मिलने जाएंगे। तो वो पूछते हैं क्या कि आप उसे बिल्कुल जानते भी हैं? एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। और फिर नानू काका जवाब देते हैं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मिलने जाएंगे। यानी यहां तक मैंने नानू काका ने लाला सोहनलाल से मिलने का प्लान बना लिया है। अब वो यहां से आके सोहनलाल से मिलने जाएंगे। वो कैसे मिलने जाएंगे, कोई पहचान नहीं है उनकी, किस तरह से मिलेंगे, आखिर उससे वो क्यों मिलना चाह रहे हैं, और उससे मिलने के बाद वो क्या बातें करेंगे, और इससे जो वो मंत्री से मिलने आए थे उससे इसका क्या कनेक्शन है, या कोई कनेक्शन है भी नहीं, या सिर्फ वो टाइम पास करने जाएंगे। ये सब कुछ का जवाब हमें आगे मिलेगा। अगले पार्ट के वीडियो में हम लोग इस कहानी को पैराग्राफ 46 तक समझेंगे। इसके बाद आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि आप पैराग्राफ 33 तक जो अभी हमने समझा उसकी समरी लिखिए, और पैराग्राफ 46 तक रीडिंग दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में पिंच ऑफ स्नफ को 46वें पैराग्राफ तक हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एक बेहतरीन दिन बिताइए। वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।